इन्हीं रिंग को काउंटिंग करके हम बता सकते हैं कि ये प्लांट कितना पुराना रहा है। देखिए, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो मेन तरीका बेटा यहाँ पर है वो तुम्हारा है कार्बन डेटिंग का। देखो होता क्या है बेटा, हर एक ग्रीन प्लांट में कार्बन 14 आइसोटोप प्रेजेंट रहता है। कार्बन 12 तो रहता है भाई, कार्बन तो हर एक प्लांट में रहेगा ना, तो कार्बन 14 भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और कार्बन 14 जो तुम्हारा है ये बेटा न्यूक्लियर डिके करता है और ये बना देगा 7n14 -1 E0, मतलब बीटा पार्टिकल का डिके करेगा लगातार। देखिए बच्चों, ये कब डिके करेगा ये समझ लो। जब तुम्हारा प्लांट कोई बेटा डेड हो गया तो वहां पर ये वैल्यू बेटा कार्बन 14 की क्या होगी, लगातार कम होती जाती है। यहां पर बेटा एन हम क्या लेते हैं, एन इज द amount of carbon 14 in dead plant divided by amount of carbon 12 in dead plant। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्रीन प्लांट अभी है, ये बेस में लगा हुआ है, यहाँ पेड़ बना हुआ है, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट है। तो यहाँ पर बेटा कार्बन 14 भी होता है इसके अंदर और कार्बन 12 भी रहेगा। अब होता है कि कार्बन 14 की वैल्यू बेटा फिक्स रहेगी और कार्बन 12 भी फिक्स रहेगा। तो इन ग्रीन प्लांट देखिए जरा, ग्रीन प्लांट बेटा क्या होगा, एन नॉट ले लेते बेटा, अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन ग्रीन प्लांट डिवाइड बाई amount of carbon 12 in green plant। बेटा समझिए, समझा रहा है आपको, डोंट वरी। देखिए एक बार फिर से बात करते हैं, एन नॉट और ये एन है क्या। बेटा मान लीजिए कोई ग्रीन प्लांट उठा लेते हैं, कौन सा ले ले, यूकेलिप्टस ले ले। उसमें बेटा कार्बन 14 निकालो, कार्बन 12 निकालो, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हर एक यूकेलिप्टस प्लांट में फिक्स आती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। कार्बन 14 कैसे बनता है बेटा, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है बेटा वो कन्वर्ट करके कार्बन 14 बना देगी तुम्हारी। और कार्बन 14 तुम्हारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जो कि समय से डिसइंटीग्रेट होता है। बट जो ग्रीन प्लांट है बेटा उसमें जितना डिसइंटीग्रेट होगा उतना बनता भी रहता है। तो इसका मतलब ग्रीन प्लांट में कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ही प्लांट टूट गया नहीं हो, तो ये बेटा ले लेते हैं, हमारा डेड प्लांट है। तो डेड प्लांट में बेटा क्या होगा, कार्बन 14 बन नहीं पाता है, लेकिन कार्बन 14 कंज्यूम होता रहता है लगातार। जब कार्बन 14 कम होगा बेटा तो नाइट्रोजन बना करके बाहर निकल जाएगा गैस फॉर्म में। तो कार्बन 14 तुम्हारा कम हो रहा है, कार्बन 12 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो रेशियो तुम्हारा बेटा क्या होगा, लगातार कम होता जाएगा। ठीक है, जबकि इनिशियली क्या होगा, जो ग्रीन प्लांट होगा उसमें रेशियो तुम्हारा फिक्स रहेगा बेटा, एन नॉट की वैल्यू। तो टाइम बेटा निकाल लो, 2.303 अपॉन लैम्डा, कार्बन 14 का डिके कांस्टेंट निकाल देंगे, लॉग ऑफ बेस 10 एन नॉट अपॉन एन। ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला निकल गया। तो यहां से निकल जाएगा, कार्बन को कितने समय पहले कट किया गया है या वो टूट गया है, ब्रेक हो गया है, वो आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। जो कार्बन 14 होता है बेटा, इसकी हाफ लाइफ बेटा लगभग होती है 5760 ईयर्स। ये अगला बेटा यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम लेड डेटिंग भी इसे बोलते हैं। 92U एटॉमिक मास नंबर कुछ भी होगा,
और ये बन गया 82 पीबी में चले गया, साथ में कुछ यहाँ पर एलिमेंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, t इक्वल 0 पर नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली एन नॉट मान लें। इनिशियली बेटा हम ये मान के चलेंगे लेट 0 है, इनिशियली इन रॉक पीबी इज 0। भाई यहाँ पर जो यूरेनियम डेटिंग है बेटा, इसका यूज करते हैं पहाड़ों को या पत्थरों, बोलते कितने साल पुराना पत्थर है ये। भाई कहीं पर खुदाई वगैरह की गई, पत्थर निकले बहुत सारे, तो बोला कितने साल पुराना पत्थर पता लगाओ। तो नॉर्मली ये तरीका हम यूज करते हैं। या कोई पहाड़ है, कितने साल से बन रहा है, कितने साल पहले बना होगा, कहते नहीं हिमालय का जन्म इतने साल पहले हुआ है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो निकालने के तरीके बड़ा बहुत सारे होते हैं, वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ देम। ये तरीका बड़ा वहां पर एप्लीकेबल है जिन पत्थरों में या चट्टानों में, पहाड़ों में आपका यूरेनियम प्रेजेंट हो। तो वहां पर बड़ा यूरेनियम मेनली कन्वर्ट होता है लेड में। तो इनिशियली बड़ा मान ले एन नॉट था, इनिशियली 0 लेड होगा, टी इक्वल टू टाइम, एनी टाइम टी पर यहां पर मान लो एक्स कंज्यूम हुआ, एक्स बनेगा। तो यहां बचा कितना, एन नॉट माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एन। तो एन नॉट बेटा क्या हो गया, इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम, कैपिटल एन क्या हो गया, यूरेनियम प्रेजेंट एट द गिवन टाइम। तो टी इज इक्वल टू क्या लगा होगा, 2.303 बाई के लॉग ऑफ बेस 10 एन नॉट अपॉन एन। एन नॉट बेटा क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम, इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम, और एन क्या है, अमाउंट ऑफ यूरेनियम एट टाइम टी, टाइम टी पर यूरेनियम का प्रेजेंट होना। भाई हमें यूरेनियम का इनिशियल अमाउंट नहीं पता है, इसको नोट देखिए समझ के। तो 92 230 समथिंग है, और ये है 82 पीबी समथिंग, मास नंबर देख लेंगे, प्लस समथिंग बना। एट टाइम टी पर ये मान लो x है और ये y है। तो t इक्वल 0 पर जो y बना है बेटा वो किससे बना है, यूरेनियम से ही तो बना होगा। तो क्या यहाँ पर x प्लस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितना होगा 0। बेटा समझ में आ रहा है। हाँ इसका सर। मतलब एन नॉट तुम्हें क्या देगा, कहां से निकलेगा, अमाउंट ऑफ यूरेनियम प्लस अमाउंट ऑफ लेड, सॉरी पीबी होगा, अमाउंट ऑफ लेड एट ए टाइम टी पर निकाल लिया। और एन क्या होगा बेटा, जो अमाउंट ऑफ यूरेनियम गिवन होगा। ठीक है, तो एन नॉट और एन निकाल के सॉल्व कर देंगे आप इसको। ध्यान दीजिएगा, बेटा क्वेश्चन हम लिखने वाले नहीं है, हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसको इंग्लिश में नहीं लिखने वाले, ठीक है। समझिए, जैसे हमारे पास बड़ा न्यूक्लियस होता है, पहले सुन लो अच्छे से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर घूम रहे हैं आराम से, यहाँ और इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी घूम रहे हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बेटा क्या होती है, होता है काफी ज्यादा होती है, हाई होती है। अब क्वेश्चन बेटा ये बनता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन फोर्स होगा, तो इस छोटे से एरिया में तुम्हारे न्यूट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं। भाई जैसे बोलते हैं 92U235, चलो ठीक है, हमने 20 CF40, तो छोटे से एरिया में 20 प्रोटॉन्स रखे हुए हैं, तो क्या ये आपस में रिपल नहीं करेंगे, और रिपल अगर करेंगे, सुन लो पहले, तो इलेक्ट्रॉन बेटा इनको लेके बाहर भाग जाए, इलेक्ट्रॉन खींचे तैयार बैठा हुआ है, भाई प्रोटॉन बाहर निकलो। तो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि प्रोटॉन बाहर आ जाए, एंड प्रोटॉन में आपस में रिपल्शन फोर्स बिल्कुल मिल रहा है, ठीक ठाक मिल रहा होगा।
तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं निकल जा रहे हैं? जैसे आपने देखा हुआ है भाई, अर्थ है यहाँ पर, सॉरी सन ले ले पहले, यहाँ डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं। तो किसी ऑर्बिट में मार्स घूम रहा है, किसी ऑर्बिट में अर्थ है, अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, फिर आगे जुपिटर है, सैटर्न है, सारे घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई भाग नहीं रहा है यहाँ से, क्योंकि इनके आपस में बेटा लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, और उसकी वैल्यू होती है G m1 m2/r²। पढ़ा हुआ आप लोगों ने? हाँ सर। यस तो सर। ये G m1 m2/r² ये आपने पढ़ रखा है, ये प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये हैवी मास पार्टिकल है, तो मास की वजह से होता है ये। अरे रुक जाओ भाई, इसको रखो नहीं। तो सिमिलरली बेटा क्या होता है, जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो मास ऑफ बेटा न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन बेटा काफी कम होता है। तो इसी मास की वजह से बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं। जैसे वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स है, तो यहां पर बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी काम करता है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर मच ग्रेटर देन nuclear forces are much greater than electrostatic मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स। तो रिपल्शन फोर्स से बड़ा काफी ज्यादा वैल्यू है, इसलिए प्रोटॉन दूर नहीं जा पाते हैं, वो एक छोटे से एरिया में बाउंडेड रहते हैं, वॉल्यूम में बाउंडेड रहते हैं। ठीक है, तो यही तुम्हारा है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इस तरीके से रहती है बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस। कैलकुलेशन फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, या इसी को बड़ा आगे चल के हम बाइंडिंग एनर्जी भी इसी से निकालते हैं। देखो बाइंडिंग एनर्जी लिख दिया, कैलकुलेशन फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए हमारे पास बेटा क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में बेटा क्या होगा, दो तीन छोटे छोटे एटम्स मिलकर के स्मॉल न्यूक्लियस, वो एक बल्कि न्यूक्लियस बना देंगे। या न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब टूटना, फिजन मतलब टूटना। फिजन में क्या होगा, जैसे यूरेनियम है, उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करोगे तो छोटे छोटे पार्ट से टूट जाएगा वो। ठीक है, तो मतलब हमारे पास रिएक्शन कुछ भी ले लो, रिएक्टेंट्स कुछ होंगे, और यहाँ पर बेटा मान लेते हैं प्रोडक्ट्स कुछ होंगे। मतलब पार्टिकल एटम के टर्म्स में दे रखा होगा, और यहां पर तुम्हारी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, हमें इसी एनर्जी को निकालना है। अब बेटा होता क्या है, अगर नॉर्मल केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हो, बट यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगता है। तो यहां पर हम निकालेंगे मास डिफेक्ट। क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट। इसका सिंबल होगा डेल्टा एम, एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट निकाल दिया। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, तो ये तुम्हारा निकल गया डेल्टा एम। अब बाय द आइंस्टाइन रिलेशनशिप, एनर्जी का बड़ा फॉर्मूला हम ले लेते हैं mc²। तो यहाँ पर मास चेंज डेल्टा एम का है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पर जो c होगा बेटा, ये तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मास की भी यूनिट कुछ रखी होगी, उसको एडजस्ट कराएंगे, तो ये निकलेगा डेल्टा एम इंटू 931 MeV। तो ये MeV का मतलब क्या है, पहले इसको देख लो। इसको बेटा बोलते हैं
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर चाहो तो उसको मेगा भी बोल सकते हो, MEGA, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है बेटा? 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे इसकी वैल्यू बढ़ा जाएगी। तो यहां पर एक बात और खास बात, जो डेल्टा एम होगा बेटा, ये तुम्हारी एनर्जी निकल गई। डेल्टा एम जो होगा दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ AMU। तो मास को AMU में रख दो बेटा, 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वो तुम्हारा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। देखिए यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, बेटा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कई तरीके से बताई जाती है, डिस्कस की जाती है, जिनमें बेस्ट तरीका हमारा ये वाला है, N/P रेशियो। ये ऐसे को अनदर फॉर्म में बोलते हैं नंबर, ये NO मतलब नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर्व। देखिए इसमें होता क्या है, इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक के अंदर क्या है, जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बेटा, सॉरी जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकाल लो। ठीक है, और उसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ में। यहाँ पर N ले रहे बेटा, यहाँ हम P ले रहे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए जैसे कोई भी एलिमेंट उठा लो, 8O16, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? 8 हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 8 हो गए। 11Na23 मान लीजिए, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए? 12 12, और प्रोटॉन कितने हो गए? 11। 11 अगर हम बेटा ले लें 6C14, तो न्यूट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं बेटा? 8 8, और प्रोटॉन कितने हैं? 6। 6C12, तो प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 6, एंड न्यूट्रॉन भी क्या है बेटा? 6 है। 6 समझ गया ना इतना? yes तो sir जितने भी एलिमेंट्स, बोलो नहीं, सुनो पहले, जितने भी एलिमेंट्स नोन है बेटा, सबके लिए ये चीज निकाल लो। अब जैसे मान लो हमें ऑक्सीजन को प्लेस करना है, तो 8 प्रोटॉन्स यहाँ ले लें और 8 न्यूट्रॉन्स यहाँ ले लें, लगभग वैल्यू यहाँ की आ गई। अगला में कार्बन लेना, 6 और 6, वैल्यू यहाँ आ गई। मान लो 20 या 40 है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 20 होगा एंड प्रोटॉन भी 20 है बेटा। समझ गए? तो हमने यहाँ पर प्लेस कर दी कहीं पर, तो जितने भी एलिमेंट्स सबको हमने प्लेस कर दिया, तो देखा ये क्या बेटा, N/P की वैल्यू बेटा 1 के बराबर आएगी, और यहाँ पर N/P तुम्हारा 1 से बड़ा है, और यहाँ पर N/P तुम्हारा क्या होगा बेटा? 1 से छोटा होगा। ठीक, अभी बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो देखा ये गया कि एलिमेंट्स की प्लेसिंग, जो डॉट हम बना रहे हैं बेटा, ये सारे एलिमेंट्स हैं बेटा। तो भाई जितने 100, 12, 20 एलिमेंट्स हमारे पास सारे प्लेस हो जाएंगे। ऐसे नहीं सारे यहीं पर आएंगे, कुछ यहाँ भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर भी होंगे बेटा। ठीक है, तो ये जो रीजन हमारा बन रहा है, जो डॉटेड वाला, इसको बेटा हम बोलते हैं जोन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ये इसी को बेटा बोलते हैं बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। अब बेटा N/P अगर यहां पर कहीं पड़ रहा है, तो न्यूक्लियस तुम्हारा अनस्टेबल है बेटा,
अगर एन बाई पी यहाँ कहीं पड़ रहा है, इस तरफ छोटा है, तो भी तुम्हारा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा बेटा। और अगर एलिमेंट्स एन यहाँ पर पड़ रहा है, तो ये देखा गया कि जो भी एलिमेंट्स इस रीजन में थे वो सारे के सारे तुम्हारे क्या थे, अनस्टेबल थे, और उनमें न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हमने ये बोला गया है। इसका मतलब बेटा कि स्टेबिलिटी देखिए, एन बाई पी अगर 1 से बड़ा है तो अनस्टेबल, छोटा होने पे 1 से अनस्टेबल है। अच्छा, बड़े का मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ वाला पोर्शन उठा लो, ये नहीं, इधर वाला पोर्शन की बात हो रही है। तो इसका मतलब अगर एन बाई पी बेटा 1 से बड़ा है तो हमें इधर की ओर वापस आना होगा ना, यहाँ इधर की ओर, इस तरफ। तो एन बाई पी अगर 1 की तरफ आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और यहाँ पर एन बाई पी अगर 1 की तरफ जाएगा तो भी स्टेबिलिटी तुम्हारी बढ़ रही है। मतलब बेटा जो न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट ऐसे होगा कि जिससे कि वो एन बाई पी 1 की तरफ बढ़ना चाहेगा। तो ये बेटा हमारे पास ग्राफ हो गया। बीटा माइनस देखिए यहाँ पर निकल रहा है, और बीटा प्लस यहाँ पर एमिट हो रहा है एन बाई पी वैल्यू के हिसाब से। अब ये एमिशन कैसे हो रहा है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। बेटा केस 1 देखिए यहाँ पर, अगर एन बाई पी की वैल्यू बेटा हाई है, मतलब काफी बड़ी दे रखी है, बेल्ट के आप ऊपर निकल गए हैं, तो हमें बेटा इसको क्या करना होगा। सो एन बाई पी कम करना होगा। विल ट्राई टू शिफ्ट टूवर्ड 1 टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, अब एन बाई पी कम कैसे हो सकता है। देखो, या तो बेटा न्यूट्रॉन माइनस हो जाए, नहीं हो, या फिर प्रोटॉन में प्लस कुछ कर दो, या फिर दोनों ही काम कर दो एक साथ, हाँ या ना। अब देखिए इसके अंदर ये कहां पर होता है, तो ऐसे वाले केसेस में बीटा एमिशन विल टेक प्लेस। बीटा एमिशन में होता क्या, देखिए जरा बच्चों, एक सिंबल लेके बात करते हैं। मान लो जेड एक्स ए ले लें बेटा, इससे एक बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ -1 बीटा 0, हमने इसको इसे लिख दिया है। देखिए होता क्या है बेटा, आइसोलेटेड न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, तो न्यूट्रॉन ब्रेक होने पे क्या बनाएगा, एक प्रोटॉन बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और ये जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसी का नाम बेटा हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो अगर बच्चों आप ध्यान दिए, अगर आप बेटा ध्यान दें तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। ठीक है बेटा, अभी बेटा मास नंबर किसके बराबर है, n+p के बराबर है। ठीक, जब तुमने एक भाई एक बीटा मान ली निकला, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, n-1 हो गया, एक कम हो गया, तो न्यूट्रॉन में -1 कर दो यहाँ पर। एंड न्यूट्रॉन जब टूटेगा एक प्रोटॉन बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन या बीटा इमिट कर देगा, तो यहाँ पे +1 हो गया ना, और बीटा का एक एमिशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन में एक की कमी हो गई, प्रोटॉन में एक बढ़ गया, तो n- और p+1 हमने कर दिया, तो आंसर बेटा n+p ही तो बचा। मतलब क्या मास नंबर में कोई चेंजेस हुए, देखो मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, बट जो प्रोटॉन्स थे बेटा वो तुम्हारा एक बढ़ गया, इसीलिए हम बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है। ठीक है, तो बीटा एमिशन में क्या होगा, न्यूट्रॉन्स में एक डिक्रीमेंट हुआ, प्रोटॉन एक बढ़ गया, तो ओवरऑल बेटा एटॉमिक नंबर तुम्हारा बढ़ेगा, तो Z+1 कर देंगे यहाँ पर, यहाँ P कर दे रहे हैं, और यहाँ A बेटा, तो ये तुम्हारी वैल्यू आती है। ऐसा नहीं कि Z में -1 कर दिया, एक्चुअल में ये नहीं होता है। एक्चुअल में प्रोटॉन टूटता है बेटा, उसकी वजह से बीटा एमिशन होता है, और फिर ये वैल्यू तुम्हारे सामने आएगी।